नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। जुनून सच दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:45 पर बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नारी वंदन अधिनियम को लेकर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह 10:45 का वक्त निर्धारित किया गया है जब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरने के बाद से लगातार बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीती रात जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। और देखिए उनकी ओर से क्या कहा जाता है, ये भी सुनना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मुद्दे को लेकर लगातार गहमा गहमी मची हुई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, जहां विपक्ष ये कह रहा है कि इस बिल की आड़ में कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास हो रहा था, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा महिला विरोधी है। और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच प्रदेश के मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। 10:45 का वक्त मुकर्रर किया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो बीजेपी ऑफिस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से इस बिल के गिरने के बाद क्या वो कहते हैं ये देखना होगा। तो लगातार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी खेमा हमलावर है विपक्ष पर। विपक्ष इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे काला अध्याय बता रहा है। तो ये गहमा गहमी इस वक्त मची हुई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10:45 पर बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नारी वंदन अधिनियम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की कॉन्फ्रेंस और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते नजर आएंगे। किस तरीके से महिलाओं को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि महिला विरोधी चेहरा विपक्ष रखता है, उसको लेकर क्या कुछ कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। नोएडा हिंसा केस में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। तमिलनाडु से मास्टरमाइंड आदित्य आनंद अरेस्ट। आदित्य आनंद पर था 1 लाख का इनाम। उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की और उसको लेकर अब जांच एजेंसी एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां नोएडा एसटीएफ और नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की संयुक्त टीम ने साजिशकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस कार्रवाई में अब तक आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं आदित्य आनंद को भी एसटीएफ ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया है। तो जांच के दायरे को बढ़ाते हुए एसटीएफ और पुलिस की टीमों ने कई जगहों पर एक साथ दबिश दी। नोएडा के अरुण विहार इलाके में संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से कुछ अहम सुराग मिलने की जानकारी सामने आ रही है। तो इसके अलावा दिल्ली के आदर्श नगर और शाहबाद डेयरी इलाके में भी पुलिस टीमों ने रेड मारी। जांच में सामने आया कि इन इलाकों को इसलिए चुना गया क्योंकि यहां से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका सामने आई थी। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने संदिग्धों के घरों की तलाशी ली और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और दस्तावेज जांच किए गए हैं। तो एजेंसियां अब इन डिवाइस की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा की योजना कैसे बनाई गई और किन किन लोगों की इसमें भूमिका थी। तो नोएडा हिंसा केस में यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। और चलिए इस पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए बड़ी गिरफ्तारी हुई है, मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। किस तरीके से कड़ियां जोड़ी गई और इस मास्टरमाइंड तक पहुंची है पुलिस? देखिए 13 अप्रैल को और जो श्रमिकों का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। इसको लेकर नोएडा पुलिस लगातार सख्ती बरत रही थी। नोएडा पुलिस के द्वारा जो भी ऐसे लोग थे उनको चिन्हित किया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे फुटेज में देखा जा रहा था, जो भी कर्मचारी हो या जो कोई अन्य लोग हों, उपद्रवी तत्व, उनकी सबकी पहचान सुनिश्चित की जा रही थी। इसी कड़ी में नोएडा पुलिस को इंक्वायरी मिलता है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इन्हें भगाने का
काम करा, जिन्होंने व्हाट्सएप QR कोड के माध्यम से श्रमिकों के ग्रुप में जोड़ और श्रमिकों के ग्रुप में जाने के बाद उनको भड़काने की कोशिश करी। तो उसमें सबसे पहला जो नाम निकलता है तो वो आदित्य आनंद का आया था, रुपेश रॉय का आया था, मनीषा चौहान का आया था। इन तीनों को पुलिस के द्वारा 3 मुख पे साजिश करता हूँ और साथ ही साथ उसके ऊपर जो आरोप थे वो आरोप सिद्ध हुए जब पुलिस ने रुपेश रॉय और मनीषा चौहान की गिरफ्तारी करी। तो जो सामने आया वो ये आया कि इनके द्वारा व्हाट्सएप के QR कोड के माध्यम से कर्मचारी को जोड़ा जाता था, उसमें सूचना ली जाती थी, कर्मचारी को भड़काया जाता था कि आपकी जो मांगे हैं वेतन वृद्धि वो इस तरीके से पूरी नहीं होगी, आपको इसके लिए हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आगजनी की घटना हुई उसके सबसे बड़े दोषी यही थे। साथ ही साथ आदित्य आनंद की बात करें, आदित्य आनंद पिछले जब से नोएडा पुलिस की गश्ती देखी गई, जब से वो फरार था, उसे लगातार नोएडा पुलिस और UPSTF की टीम लगातार ढूंढ रही थी। अब ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इलाके में रेलवे स्टेशन पे ये रात को 1:40 पर 18 तारीख को इसे गिरफ्तार किया गया और इसके ऊपर 1 लाख का इनाम नोएडा पुलिस ने रख दिया था। वहीं बात करें इसकी भूमिका की, इतनी अहम रही है कि जो आगजनी तोड़फोड़ की जो घटना थी वो ऐसे नहीं घटती, क्योंकि श्रमिक जो वो शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपने कंपनी के गेट पे थे, अपने कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन बात कर रहे थे, मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, मैनेजमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन हिंसा के लिए श्रमिक बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो जब ये जो रुपेश रॉय और मनीषा चौहान और आदित्य आनंद ने इन तीनों ने ग्रुप से काम करा, उन्होंने ग्रुप में जो लोगों के घुसे और साथ ही साथ मीडिया का था अकाउंट से पेज पाए गए जिनके खिलाफ FIR दर्ज करी। जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने ऐसे ऐसे वीडियो वायरल थे, जो MP के मध्य प्रदेश का वीडियो था उसे विषय का बताया गया। साथ ही साथ प्रसारित की गई कि नोएडा पुलिस की गोली से कई श्रमिकों की मौत हुई ताकि उत्तेजना आए श्रमिकों में और वो प्रदर्शन करे। वहीं नोएडा पुलिस की बात करें, नोएडा पुलिस अभी भी जितने भी लोग इस धरना प्रदर्शन में थे, जिनके द्वारा आगजनी तोड़फोड़ की गई है या जो भी और इसमें किसी भी तरीके उनकी संलिप्तता पाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। और वहीं नोएडा पुलिस का कहना है कि हम किसी को उम्मीद नहीं रखेंगे, जो भी होगा और उसके खिलाफ हम कड़ी से कार्रवाई करेंगे। तो वहीं इन तीनों के खिलाफ आगे चलकर NSA की भी धाराएं इनमें जोड़ी जाएंगी। अभी तक इनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इसके साथ NSA की भी धाराएं इनमें जोड़ी जाएगी। वहीं इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें, इनका जो बैकग्राउंड है, इसका आदित्य का बैकग्राउंड बेरोजगार था, ये करता नहीं था और ये भ्रमण करता था। तो सबसे कुछ चलना रहा यात्राएं कैसे। ठीक है रमेश देखिए, क्योंकि आदित्य आनंद मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ऐसे में क्यों इसने ये किया, इसके पीछे का क्या उद्देश्य, क्या मंशा फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ लग पाई है? क्योंकि इनका उद्देश्य सीधा सीधा ये था कि हिंसा को भड़काना। जहाँ कहीं भी देश के अंदर कहीं भी प्रदर्शन होते, चाहे वो मुआवजे का प्रदर्शन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदर्शन हो, तो वहाँ के पीछे से बैक टीम के तरीके से काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं। इस तरीके से सरकार की जो इमेज है उसको खराब करना चाहते हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर में काम नहीं कर रही है। वहीं हमने मनीषा चौहान और रुपेश रॉय ने इनका जो नकली कनेक्शन था वो भी सामने आया निकलकर। और उसके बाद बात करें आदित्य को, जब पुलिस की टीम में तो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई कि जिससे पता चल रहा था कि देश में कहीं पे भी कुछ प्रदर्शन होता था वहां ये जाते थे और इनका काम सिर्फ प्रदर्शनकारियों को भड़काने का होता था। वहीं उससे दिल्ली का ठिकाना हो चाहे नोएडा के ठिकाना द्वारा रेड की गई, उनके जो जरूरी कागजात है वो मिले हैं, साथ ही साथ फोन भी हुआ है। और जो इनके साथ आगे चलते चाहिए। इस तरीके से अभी जो लिस्ट में 3 ही लोग नाम थे, 3 ही का मुकदमा दर्ज था, लेकिन आगे चल के भविष्य में और भी लोग इस घटना में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। नोएडा पुलिस लगातार तत्परता से हिंसा नहीं होनी चाहिए थी और हिंसा हुई है तो हम उसके जितने भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। वही बात करें प्रदेश सरकार, बिल्कुल देखिए लगातार ये बड़ी सफलता मिली है इस पूरे मामले में और देखिए कार्रवाई किस तरीके से की जाती है NSA के तहत भी देखना होगा। नजर बना के रखिएगा रमेश, बहुत शुक्रिया आपका।
अब खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक सोनाली की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी। वो अपनी सास के साथ रहती थी, जबकि उसके पति और ससुर दोनों पंजाब में नौकरी करते हैं। घटना के समय सास देवीगंज दवा लेने गई हुई थी। इसी दौरान घर में सोनाली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध माना जा रहा है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है। तो कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत, सिर पर चोट आई है, जानकारी अभी तक मिली है। तो 1 साल पहले शादी हुई थी, पति ससुर पंजाब से हैं। तो कौशाम्बी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। थाना क्षेत्र सैनिक के उरैना गांव में हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल मेरे द्वारा एडिशनल एसपी सीओ और थाने की फोर्स द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। तो मौके पे आने पर यह पाया गया है कि एक लगभग 25 वर्षीय विवाहिता है, एक वर्ष पूर्व थी और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जब अपने घर में ये मौजूद थी है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और इसका एक नीचे बेसमेंट है। बेसमेंट में जो है वो इसकी लकड़ी मिली और अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी हत्या की गई है। अभी यहाँ मौके पर जो परिजन हैं उनसे इसके बारे में जानकारी की गई है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। तो देखिए, कौशाम्बी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। 1 साल पहले ही शादी हुई थी। पति और ससुर जो है पंजाब में नौकरी करते हैं इस महिला के, और सिर में इसकी चोट आई है और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके बाद जांच की जा रही है कि आखिर मौत की वजह क्या रही। तो ये तलाशने का प्रयास इस वक्त पुलिस की ओर से किया जा रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि कोई सुराग मिल सके। अपडेट लेते हैं, धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता के साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अब तक पता लग पाया है, क्योंकि महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है? धर्मेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपने घर में जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। बता रहा हूँ सैनी थाना क्षेत्र उसैना गांव में, जहाँ पे एक महिला जो 25 वर्षीय सोनाली थी, वो अपने घर में अपनी सास व एक भांजे व 3 माह के बच्चे के साथ में रह रही थी। बताया जा रहा है कि देर शाम जो है अज्ञात लोगों द्वारा उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। घटना के समय पर उसकी सास कहीं दवा लेने के लिए गई हुई थी और जब वह घर वापस आए तो खून से लथापथ महिला की तरफ देखते ही रोने बिलखने हल्का मच गए। गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूचना में पहुंची पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण पर मौके पहुंच जांच पड़ताल जारी कर दिया। अभी तक महिला की हत्या का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार इस पे हर पहलू से जांच करे, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है कि महिला की किन कारणों से हत्या हुई, आखिर कौन हत्यारे हैं। अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ठीक है, नजर बना के रखिएगा धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्ड लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने वाले नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण अफ्रीका में रह रहे मुख्य आरोपी महजूल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हिरासत में लेकर बिजनौर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस महजूल से पूछताछ में लगी हुई है। बता दें, नवंबर 2025 में इंस्टाग्राम लाइव पर हथियारों के प्रदर्शन का एक वीडियो भी सामने आया था। जांच में खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए युवाओं को पहले दोस्ती और फिर कौम के लिए काम के नाम पर भड़काता था। आरोपी युवाओं को AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियारों के वीडियो दिखाकर उन्हें प्रभावित करते थे और पैसों का लालच देकर रेलवे ट्रैक उड़ाने और वाहनों में आग लगाने जैसी साजिशों में शामिल करने की कोशिश की जाती थी। इस मामले में पहले ही उवैद मलिक, जलाल हैदर और समीर उर्फ रूहान समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि आकिब, महजूल और आजाद जैसे अन्य आरोपी अभी भी विदेश में बताए जा रहे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को भड़काने वाले दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है ये शख्स, जो कि युवाओं को भड़काता था। कौम के लिए काम के नाम से लोगों को भड़काया जाता था। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया है आकिब महजूल। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित वीडियो प्रकरण में बिजनौर पुलिस द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रह रहे अभियुक्त महजूल को हिरासत में लिया गया है। वीडियो के संबंध में जनपद बिजनौर के थाना नागल पर आकिब, महजूल एवं अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर पूर्व में 3 अभियुक्त उवैद मलिक, जलाल हैदर एवं समीर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। अब देख लेते हैं, हमारे संवाददाता ताबिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए भड़काता था लोगों को, गिरफ्तारी हुई है और क्या खुलासा? ताबिश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अभी ताबिश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया आकिब। ताबिश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा ताबिश। चलिए, ताबिश को आवाज नहीं मिल रही है अभी। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी सफलता देखिए समझी जा रही है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया आकिब महजूल। बताया जा रहा है कि किस तरीके से युवाओं को भड़काता था और सोशल मीडिया के जरिए खास तौर से कौम के लिए काम के नाम पर ये लोग मासूम युवाओं को बरगलाते हैं, उनके अंदर जिहाद भरते हैं और उसके बाद अपनी जो मंशा है उसको
पूरा करवा दें। तो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को ये भड़काता था, जिसका खुलासा हुआ है। तो अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता ताबिश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। ताबिश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सोशल मीडिया के जरिए भड़काने का आरोप और गिरफ्तारी, कितनी बड़ी सफलता, क्या कुछ अभी तक हाथ लगा है? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, बिजनौर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां लगातार सोशल मीडिया पे हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और मैजुल जो है, मैजुल को भी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी को लेकर जनपद बिजनौर में तरह तरह की चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, और कौन कौन लोग इसके सहयोगी हैं, इस संबंध में भी क्या जांच? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह मैजुल की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कौन कौन एजेंसी के लिए वो काम करता था। जी ठीक है ताज, बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां छावनी थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के विवाद में अपने ही साथी को पहले शराब पिलाई, फिर कुल्हाड़ी से सर पर वार कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का चौंकाने वाला खुलासा किया है। बता दें, अभियुक्त संदीप वर्मा छावनी थाना क्षेत्र के डडवापुर गांव का रहने वाला है। उसी के गांव के रहने वाले विनय वर्मा से उसकी दोस्ती थी। दोनों साथ में अक्सर शराब पीते थे। 12 अप्रैल को घटना के समय भी दोनों ने शराब पी। उसके बाद संदीप ने कुल्हाड़ी से वार कर विनय को मौत के घाट उतार दिया है। में आते ही थाना छावनी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पीएम कराया गया और प्रथम दृष्टया ये पता चला कि उसका गला काट के उसकी हत्या करी गई है। पूरे तथ्यों को संज्ञान में लेते पुलिस द्वारा गंभीरता से जांच करी गई। स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम सारे घटनाक्रम वहाँ पे प्रयुक्त हथियार और सब एनालिसिस किया। उसके बाद यह संज्ञान में आया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप है, वह उसी गाँव का रहने वाला है और उसकी बहन प्रियांशी को लंबे समय से निरंतर परेशान कर रहा था, जिससे के बीच में तनाव था। यह शिकायत प्रियांशी ने अपने भाई से करी। भाई ने मृतक को समझाया कि वह बहन को परेशान ना करे, पर लगातार वह उसकी बात नहीं मान रहा था, जिस कारण एक दिन मृतक और अभियुक्त के बीच में बहस हो गई है। वो बहस बहुत अधिक बढ़ गई और ने जब उसकी बात नहीं मानी तो अभियुक्त ने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से मृतक की जगह हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो हमारे साथ संवाददाता रत्नेश्वर मिश्र जुड़ गए, सीधा उनका रुख। रत्नेश्वर, क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है? हत्या के बाद नहर में फेंका है शव, दोस्त ने दोस्त की हत्या की है, क्या खुलासा? देखिए, ये संदीप वर्मा और विनय वर्मा दोनों मित्र थे और ये संदीप वर्मा की बहन थी। उस पर विनय वर्मा लगातार फोन बन करके परेशान करता था और संदीप वर्मा से कहता था कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मैं उससे प्रेम संबंध बनाना चाहूंगा। कई बार संदीप वर्मा ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने साजिश के तहत उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसको कुल्हाड़ी उसको मारा और मार के उसकी जब उसकी मौत कंफर्म हो गई तो बाइक से ले जाकर नहर किनारे फेंक दिया। इसको लेकर जब जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पड़ताल हुई। वो सारे सरकारी कर्मचारियों ने इसको लेकर धरने तक बैठने की बात की, जिससे प्रशासन ने ज्यादा देर नहीं लगाई, 48 घंटे के अंदर जो हत्यारा था बरामद कर लिया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला जिला से जुड़ा था। जो अभियुक्त है उसकी बहन को विनय वर्मा बार बार परेशान करता था, यही बात सामने आई है। जी बिल्कुल। और देखिए, किस तरीके से शराब पिलाई गई, क्या जबरदस्ती पिलाई गई, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिली है और आगे कार्रवाई क्या हो रही है? देखिए, मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ, ये दोनों मित्र थे और दोनों अक्सर शराब बैठकर पिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि जबरदस्ती पिलाने का कोई सवाल है। दोनों मित्र थे और इसमें बात जो अभियुक्त है वो बार बार अपने मित्र को समझाता था कि ऐसा आप मत करिए, मेरे बहन को बहुत परेशान करिए। वो दोनों लोग उस दिन बाकायदा साजिश के तहत बैठे और शराब पिए। शराब पीने के जब वो नशे की हालत में हो गया तो कुल्हाड़ियों से उसका बार बार उससे सर पे वार कर उसको बोरे में भरकर उसकी लाश को नहर किनारे फेंक दिया। जब पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रत्नेश्वर आपका।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।